एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जस्ट আমার অপোজিটে বিড়লা প্লাজা দেখো, তো সেই আজকে দেখাবো এবং ভিতরে শোটা যদি পসিবল হয় যে তোমাদেরকে তাহলে ভিডিও করে দেখাতো। ওকে, তো ব্লগটা দেখো আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। কলকাতার অন্যতম সেরা ট্যুরিস্ট আকর্ষণ হলো বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, যেটি 96 জওহরলাল নেহেরু রোড ময়দানে অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় 1963-তে। এই বিল্ডিংটি বুদ্ধিস্ট স্তূপার আদলে তৈরি করা হয়েছে। এখানে বর্তমানে 4টি টাইমিংয়ে শো দেখানো হয়। শো শুরু হয় 12টা থেকে। এইখানে ঢোকবার পূর্বেই আপনাকে থার্মাল স্ক্রিনিং করা হবে। এখানে বর্তমানে মিউজিয়ামটি বন্ধ রয়েছে। বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ এই 3টি ভাষাতেই শো দেখানো হয়। করোনা পরিস্থিতির জন্য এখানে সিট লিমিট 75 থেকে বেড়ে 200 জন বর্তমানে করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য প্রতিটি শো এর পর পুরো অডিটোরিয়ামটি স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। এখানে জনপ্রতি টিকিট মূল্য 100 টাকা এবং 3 বছরের বেশি বয়সের বাচ্চাদের সম্পূর্ণ টিকিট মূল্য লাগবে। ভিতরে প্রবেশের পর আপনারা দেখতে পাবেন গোল বড় আকৃতির একটি অডিটোরিয়াম, যার সেন্টারে রয়েছে প্রজেক্টরটি। মহাকাশ সম্পর্কে যদি আপনি বিশেষভাবে আগ্রহী হন তাহলে এই শোটি অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে। এই শোটির নাম কসমিক কলিশন। এই শোটি দেখতে দেখতে আপনার মনে হবে আপনি পৌঁছে গেছেন এক সুদূর মহাকাশে এবং প্রজেক্টরে দেখানো সবকিছুই যেন জীবন্ত। কিভাবে সৃষ্টি হলো এই পৃথিবী, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্ররা, তা আপনাকে দেখানো হবে এই শোয়ের মাধ্যমে। देवियों, सज्जनों और नन्हे दोस्तों, नए रूप में सुसज्जित कोलकाता के एमपी बिड़ला तारामंडल में आपका स्वागत है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव मस्तिष्क रात के नक्षत्रों का निरीक्षण करने के बाद पूर्वजों ने बनाई कुछ विशाल इमारतें जो कैलेंडर और वेधशालाओं के काम आई। इंग्लैंड में लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोनहेंज संभवतः अंग्रेजों की वेधशाला ही थी। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने महाकाश के बारे में हमारी पुरानी सोचों को बदल दिया। चलिए आज के समय की शुरुआत हम कोलकाता के क्षितिज पर हो रहे सूर्यास्त से करते हैं। संध्या काल का आकाश हमें संकेत देता है आने वाले अंधकार का। गुम होते उजाले में टिमटिमाते बिंदु उभरते हैं। जल्दी ही हमें रात्रि का शानदार आकाश दिखने लगेगा। महाकाश के एक कोने में खड़े होकर हम नक्षत्रों से भरे असीम आसमान को देखते हैं, मानो ये हमें आमंत्रित कर रहा हो।
अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि कुछ तारे जरा बड़े हैं और दूसरों की तरह टिमटिमाते भी नहीं हैं। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये तारे एक वक्राकार पथ में आगे बढ़ते रहते हैं। हर रात, महीने दर महीने। प्राचीन ग्रीक पर्यवेक्षकों की नजर में ये थे घूमने वाले गतिशील ग्रह। अब हम जानते हैं कि ये सुदूर में बसे खूबसूरत ग्रह हैं जिन्हें रोशनी मिलती है हमारे ही सूर्य से। जैसे जैसे समय गुजरता है, पूरा आसमान पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, लेकिन ये आसमान नहीं घूमता, बल्कि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिभ्रमण करती है। तारों से सज्जित शामियाने में सिर्फ एक नक्षत्र स्थिर है, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। कोलकाता में ये उत्तरी आसमान में 22 डिग्री की ऊंचाई पर दिखता है। रात के आकाश में इधर उधर बिखरे तारों में हमारे पूर्वजों ने महाकाश की संरचना को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक दूसरे की तुलना में ये तारे पूरे साल लगभग एक ही दूरी पर रहते हैं। आसमान में एक दिशा सूचक सा बनाने के लिए उन्होंने नजदीक स्थित तारों के समूह को लेकर 88 संरचनाएं बनाई और उन्हें काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा। दिशा ज्ञान, सामुद्रिक यात्राओं और समय काल के अध्ययन में मदद करते रहे। मौसम परिवर्तन, बाढ़ और फसलों की बुआई और कटाई से जोड़ना शुरू कर दिया। रात को दिखने वाले तारामंडलों में से सबसे स्पष्ट है कालपुरुष अर्थात ओरायन। तारों को आपस में मिलाकर जो आकृति बनी वो था ग्रीक मिथक का महान शिकारी ओरायन। इस शिकारी की कमर की सिधाई में दिखने वाले 3 चमकीले तारे दुनिया के कोने कोने में महत्व रखते हैं। आज आसमान में दिखने वाले अन्य तारामंडल हैं आर्सा मेजर या ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन, असीम और सुदूर इलाकों तक जहां आंखें नहीं देख सकती। हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड, अपनी विभिन्न चीजों और अद्भुत अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ ब्रह्मांड। इस ज्ञान के साथ मनुष्यों ने महाकाशीय घटनाओं के जन्म, इनकी अग्रगति और ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास को समझने का और रात्रि आसमान में इनके रंगों और अजीब मौजूदगी को पहचानने का प्रयत्न किया है। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में। देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य जो वास्तव में पूरे महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जीवन की संभावनाओं से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी, द कॉस्मिक कोलिशन। इस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ तो उसके जलते लावा से इटली के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय एक धूमकेतु दिखा और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है। पीछे छोड़ते हैं चट्टान और धूल से भरी मीलों लंबी पूंछ।
लेकिन धूमकेतु की पूंछ के चट्टानी टुकड़े जो उल्का पिंड कहलाते हैं धरती के वातावरण से टकराएंगे। टकराते ही ये जल उठेंगे, ज्वलंत उल्काओं का स्रोत फूटेगा। आजकल कभी कभी लगता है कि धरती पर स्थितियां बहुत ज्यादा और बहुत जल्द बदल रही हैं। बात सिर्फ धरती की नहीं, ब्रह्मांड में परिवर्तन ही शाश्वत है। नक्षत्र, ग्रह, अन्य निहारिकाएं भी हमेशा गतिशील हैं, हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण के चिरस्थायी बल से बंधी हुई हैं। कभी कभी ये आपस में टकरा जाते हैं। ये खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन टक्कर दरअसल फायदेमंद हो सकती है और खूबसूरत भी। चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर देखिए कि कैसे महाकाश के इन टक्करों ने हमारा अतीत रचा, वर्तमान प्रभावित किया और भविष्य को गढ़ेंगे। गठन की प्रक्रिया में है जहां जीवन अभी तक नहीं पनपा। शुरुआती समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों जैसे विशाल चट्टानी टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। कुछ का परिक्रमा पथ था जो उन्हें पृथ्वी के नजदीक लाया। ये थोड़ा ज्यादा करीब आ गया। इस टक्कर से पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई। अंतरिक्ष में फैला पिघला हुआ लावा, ज्यादातर लावा वापस विध्वस्त ग्रह पर गिरा। बाकी रह गया परिक्रमा पथ में। गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। जब ये खुरदुरे चट्टान धरती के चारों ओर घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ किया। ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल हो गए। एक महीने से भी कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। चांद का जन्म हुआ। बिल्कुल सही, सिर्फ एक महीने में बना था हमारा चांद। ये है आज का चंद्रमा। सोचकर अचरज होता है कि एक भयानक टक्कर के कारण आज रात का आसमान चांदनी बिखेरता है, लेकिन ये सच है। कारण हजारों थे, अलग अलग, लेकिन इन टक्करों से ही धरती पर जीवन पनप सका। आघात ने धरती की धुरी को झुका दिया, जिससे ऋतु परिवर्तन हुए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा बना। तब से लेकर आज तक हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं है, लेकिन दूसरे टक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास टक्करों में शामिल है हमारा सूर्य भी। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं है। हमारा परिक्रमा पथ नियंत्रित है और अरबों सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाली टक्करों पर। सूर्य एक नक्षत्र है, रात को दिखने वाले दूसरे तारों जैसा। बहुत पास है, इसलिए अलग दिखता है। एक बड़ा चमकीला सुनहरा पिंड, लेकिन सूर्य में कुछ भी सुहाना नहीं है। ये जो गहरे निशान देख रहे हैं, सौर धब्बे हैं। प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना। सौर धब्बे का रंग गहरा दिखता है,
क्योंकि सूरज पर ये सबसे ठंडे स्थान है। तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी का सूर्य तो और भी गर्म है। दूसरे नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म कणों यानी प्रोटॉन के टकराव से निकलती है। हर सेकंड सूर्य में असंख्य प्रोटॉन टकराते और बुझते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में उड़ा देती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे से कहते हैं कि कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता। यहां भी लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। चलिए हम आकाशगंगा से निकलते हैं और जल्दी से पूर्वालोकन करते हैं कि हमारी गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड के भविष्य में क्या है। भविष्य में अरबों वर्ष आगे आ गए हैं हम, पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर। देखिए, आकाशगंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। हमने इस दृश्य की गति बढ़ा दी है। आप हर सेकंड में प्रकाश वर्ष की गति से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की बाकी चीजों की तरह गैलेक्सी भी भ्रमणशील है। हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है। ये दो विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमकर महाकाश में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। नजरें मिलाकर कभी पास आएंगी, कभी दूर जाएंगी। इन गैलेक्सियों में नक्षत्र और ग्रह दरअसल टकराते नहीं हैं। ये बहुत दूर होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पास आकर गुजर जाएंगे। आपस में टकराएंगे गैस और धूल, जिनसे दोनों गैलेक्सी भर जाएगी। और इन टक्करों के कारण जन्मेंगे अनगिनत नक्षत्र और ग्रह। होगा ये कि आज से अरबों वर्ष बाद आकाशगंगा और एंड्रोमेडा मिलकर नई विशाल गैलेक्सी बन जाएंगी। गैलेक्सी की टक्करें उनके जीवन की सामान्य बात है। सच तो यह है कि हमारी गैलेक्सी भी दूसरी छोटी गैलेक्सियों की टक्कर से बनी है। इन टक्करों के बिना आकाशगंगा का अस्तित्व नहीं होता और शायद हम भी नहीं होते। महाकाश की अचरज भरी चकाचौंध वाली टक्करों ने उन चीजों को बनाया जो हमें यूं ही मिल गई। चमकता चांद, सूर्य की गर्मी और प्रकाश, बदलती ऋतुएं, किनारों को छूकर भागती सागर की लहरें। इन टक्करों ने डायनासोर्स को खत्म किया, ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया, गैलेक्सियों को फिर से गढ़ा, नए सितारों, नई दुनियाओं को जन्म दिया। निरंतर विकसित हो रहे विशाल ब्रह्मांड का क्षुद्रतम हिस्सा है हम। कभी लगता है एक छोटे सफर के राही हैं हम, लेकिन हम खोज पर निकले हैं निरंतर बदलते ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में। और कुछ नहीं पता कि टकरावों के चलते बनते बिगड़ते इस ब्रह्मांड में हमारी अदम्य जिज्ञासा के कारण अगली बार किस सच से टकराएंगे हम। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে। ধন্যবাদ।